मैं डॉक्टर रजनी सिंह, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज के व्याख्यान का विषय कंपनी शासन में शिक्षा का विकास। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में मध्ययुगीन शिक्षा प्रचलित थी। संस्कृत, अरबी और फारसी शिक्षा का माध्यम होती थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसका मूल कारण उनकी व्यापारिक मनोवृत्ति थी। फिर भी ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में 3 माध्यमों से शिक्षा का प्रसार हुआ। पहले कंपनी और उसके अधीन अधिकारियों द्वारा, दूसरा ईसाई मिशनरियों द्वारा और तीसरा समाजसेवियों द्वारा। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद अनेक अंग्रेज विद्वान संस्कृत भाषा एवं साहित्य की ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने संस्कृत के अध्ययन में रुचि ली। जोन्स ने मनुस्मृति का, चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का, मैक्स मुलर ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। इसमें अरबी भाषा के माध्यम से मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1792 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसे 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश के कारण बंद कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रयास। ईसाई धर्म प्रचारकों का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों में ईसाई धर्म का प्रचार करना और अधिक से अधिक भारतीयों को ईसाई बनाना। इसके लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की, जिससे उन्हें लिखने पढ़ने के साथ बाइबल की शिक्षा दी जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि डेनमार्क के प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशनरियों ने सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ किया। डेनमार्क के जिगेन बेल्स और प्रूशा ने 1706 ईस्वी में दक्षिण भारत में शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। 1725 ईस्वी में ईसाइयों ने 17 पाठशालाएं स्थापित की और धर्म परिवर्तित ईसाइयों की शिक्षा के लिए 4 अन्य पाठशालाएं स्थापित की। 1792 ईस्वी में चार्ल्स ग्रांट ने ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय समाज की दयनीय दशा के 2 कारण बताए। पहला ज्ञानता और दूसरा ईसाई धर्म का अभाव। उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने और उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने की वकालत की। ग्रांट ने भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। 1804 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी ने लंका, दक्षिण भारत और बंगाल में अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किए, जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इन ईसाई धर्म प्रचारकों में कैरी, टॉमस, मार्समेन, वार्ड और डेविड प्रमुख थे। इन ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रयत्नों से 1810 ईस्वी में कलकत्ता में बिशप कॉलेज पादरियों के लिए महाविद्यालय के रूप में स्थापित किए गए। भारतीय समाज सेवियों द्वारा प्रयास। अनेक भारतीयों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया, जिनमें राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव और जय नारायण घोषाल प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने के पक्षधर थे। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने कलकत्ता में अनेक स्कूल स्थापित किए। साथ ही हुगली, बारिसाल, वर्धमान, मिदनापुर, ढाका, मुर्शिदाबाद में भी स्कूल खोले गए। 1814 ईस्वी में जय नारायण घोषाल ने बनारस में एक स्कूल स्थापित किया। 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को भारत में पाश्चात्य शिक्षा की वकालत करते हुए पत्र लिखा। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में कंपनी ने शिक्षा के प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किए, किंतु कुछ अंग्रेजों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। विलियम फोर्स का मानना था
कि भारत में शिक्षा के विकास की आवश्यकता है और वह शासितों और शासकों द्वारा उपयोग के आधार पर होनी चाहिए। इसी प्रकार सर चार्ल्स ग्रांट का कहना था कि भारतीयों को मानवता के आधार पर शिक्षित कर दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। 1813 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर में पहली बार शिक्षा पर ध्यान दिया गया। यह निश्चय किया गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी की सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करेगी। यह राशि भारत के विशाल समुदाय के लिए अपर्याप्त थी। 1823 तक इस धन का उपयोग नहीं किया जा सका। इसका मुख्य कारण यह था कि सरकार यह निश्चय नहीं कर सकी कि इस धन का उपयोग भारतीय भाषाओं और ज्ञान की वृद्धि के लिए किया जाए या भारत में पाश्चात्य शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए किया जाए। शिक्षा समिति अर्थात जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति में 10 सदस्य थे और H.S. विल्सन समिति के महासचिव थे। 1813 के चार्टर एक्ट में स्वीकृत 1 लाख रुपए का वार्षिक धन खर्च करने के लिए समिति को अधिकार दिया गया। भारतीयों की शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण के संबंध में जन शिक्षा समिति के सदस्य 2 गुटों में विभाजित थे, एक प्राच्यवादी और दूसरा आंग्लवादी या पाश्चात्यवादी। डॉक्टर विल्सन एवं एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य भाषाओं के विकास के समर्थक थे। थॉमस मुंडो और एल्फिस्टन पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। 1823 से 1834 के बीच भारत में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी शिक्षा को लेकर वाद विवाद हुआ। प्राच्यवादी समर्थक भारतीयों को संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे। वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के विरोधी नहीं थे, परंतु भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का परिचय भारतीय भाषाओं के माध्यम से कराना चाहते थे। वे चाहते थे कि यूरोपीय भाषा की पुस्तकों का संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा में अनुवाद हो। उनका मानना था कि भारतीय साहित्य में विश्व का अमूल्य ज्ञान निहित है। उनका तर्क था कि 1813 ईस्वी के अधिनियम में साहित्य की प्रगति और पुनरुद्धार संबंधी धारा मुख्य रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के साहित्य के पुनरुद्धार और प्रोत्साहन से संबंधित रखी है। इसके अलावा भारतीयों के लिए प्राच्य भाषा का अध्ययन ही अधिक उपयुक्त है, इससे ही उनका समुचित विकास हो सकेगा। हजारों और लाखों भारतीयों के कानून एवं धर्म संबंधी ज्ञान का स्रोत प्राच्य भाषा है, अतः इसके विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही प्राच्य भाषा का साहित्य किसी भी तरह अंग्रेजी साहित्य से निम्न कोटि का नहीं है। इसके विपरीत पाश्चात्यवादियों का विचार इसके ठीक विपरीत था। वे अंग्रेजी को प्रशासन एवं न्याय की भाषा बनाना चाहते थे। उनका विचार था कि बिना अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के भारतीयों का विकास संभव नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो रक्त एवं वर्ण से भारतीय हो, परंतु शब्द एवं विचार अंग्रेजियत से परिपूर्ण हो। वे एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो प्रशासन में सहयोग प्रदान करे। उनका विचार था कि प्राच्य साहित्य रूढ़िवादी और संकीर्ण विचारों से परिपूर्ण है। वे इसे अनुपयोगी मानते थे। उनका तर्क था कि 1813 के चार्टर में शिक्षा संबंधी धारा में संस्कृत और अरबी साहित्य को प्रोत्साहन देने की कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरा, स्वीकृत साहित्य राशि का उपयोग उस भाषा और साहित्य के विकास के लिए करना चाहिए जिससे जनता का हित हो। संस्कृत, अरबी और फारसी के स्थान पर भारतीयों के लिए अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अधिक हितकर और उपयोगी होगा। तीसरा सुझाव था कि हिंदू और मुसलमानों के कानूनों को अंग्रेजी भाषा में साहित्यबद्ध कर दिया जाए। चौथा, पाश्चात्य भाषा और साहित्य में ज्ञान का विपुल भंडार बिखरा हुआ है। उनका मानना था कि प्राच्य शिक्षा पद्धति वर्णसन्न हो चली है, इसे पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। यह विवाद 1835 ईस्वी तक चलता रहा।
जन शिक्षा समिति के दोनों दलों के सदस्यों की संख्या बराबर होने के कारण समिति सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही थी। अंत में दोनों दलों ने अपने अपने निर्णय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बताया। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के नवीनीकरण के समय भारत में शिक्षा पर विचार किया। इसी समय राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में अदालत की भाषा अंग्रेजी को अपनाने की वकालत की। उन्होंने यह अनुरोध किया कि भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाए। इस चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई और एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। लॉर्ड मैकॉले कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। 8 जून 1834 ईस्वी को वे भारत आए। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उन्हें जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को उन्होंने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। मैकॉले का विवरण पत्र। अपने विवरण पत्र में लॉर्ड मैकॉले ने प्राच्य साहित्य और शिक्षा की कटु आलोचना की। उसने अंग्रेजी भाषा से पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया। उसने स्पष्ट कहा कि 1813 ईस्वी के चार्टर में जो साहित्य शब्द उल्लेखित है, इसका अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, अरबी या फारसी साहित्य से। उन्होंने भारतीय भाषाओं को अनुपयोगी बताया। उन्होंने अपने विवरण पत्र में लिखा, भारत के निवासियों की प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है। वे इतने अविकसित और गंवारू है कि जब तक उन्हें बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा, तब तक उसमें सुगमता से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकता। उन्होंने भारतीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की आलोचना करते हुए कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारतीय और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकॉले ने भारतीय ज्ञान का परिहास करते हुए कहा था, जबकि हम विशुद्ध दर्शन और वास्तविक इतिहास के अध्ययन को प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो क्या ऐसे विषय पढ़ाने का अनुमोदन करें जहां चिकित्सा सिद्धांत जिस पर अंग्रेजी पशु चिकित्सकों को लज्जा आएगी, ज्योतिष जिस पर अंग्रेजी विद्यालय की बालिकाएं हंसेंगी, इतिहास जिसमें 30 फीट लंबे राजाओं और 30,000 वर्ष तक चलने वाले राजकालों का विवरण है, और भूगोल जिसमें शहद और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। अंग्रेजी भाषा के बारे में उन्होंने कहा था कि भारत में यह भाषा शासक वर्ग की भाषा है। स्थानीय लोग भी सरकारी कार्यालय में इसका उपयोग करते हैं और यह पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा भी बनने वाली है। प्राच्य भाषा में प्रकाशित पुस्तकों के विषय में मैकॉले ने कहा था कि आजकल हम ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित करने की संस्था बने हुए हैं जिनका उतना ही मूल्य नहीं है जितना उस कोरे कागज का था जिस पर वह किताब छपी है। मैकॉले का यह विश्वास था कि यदि अंग्रेजी शिक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित किया गया तो 30 वर्ष में बंगाल के सभ्य वर्गों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा और यह काम बिना किसी धर्म प्रचार के केवल ज्ञान और चिंतन की स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकेगा। जनशिक्षा समिति ने मैकॉले के विचार को बहुमत से स्वीकार कर लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का प्रस्ताव। 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि शिक्षा के लिए जो राशि आवंटित की गई है वह केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय की जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि प्राच्य शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों की वृत्ति सहायता बंद कर दी जाए। प्राच्य पुस्तकों के मुद्रण पर सरकारी धन को व्यय नहीं किया जाए। बेंटिंग का यह प्रस्ताव भारत में शिक्षा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत के लिए किया गया कदम था। यह साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप था। मैकॉले की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम
और पाश्चात्य शिक्षा को भारत की शिक्षा प्रणाली का आधार स्वीकार किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 1835 से 1854। 1835 ईस्वी के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान से परिचित कराना था। 1837 ईस्वी में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को प्रशासन की भाषा बनाई गई। लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के विवाद को समाप्त कर दिया। उसने प्राच्य विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने, प्राच्य भाषाओं के अध्ययन करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति देने तथा प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। शिक्षा परिषद की स्थापना 1842 ईस्वी में जन शिक्षा समिति को समाप्त करके शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। परिषद के परामर्श पर 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। 1847 ईस्वी में उन्होंने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया। 1854 ईस्वी में बंगाल शिक्षा परिषद के अंतर्गत 47 अंग्रेजी स्कूल, 5 अंग्रेजी कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज और 3 प्राच्य कॉलेज था। इसी प्रकार 1840 ईस्वी में मुंबई में भारतीय शिक्षा समिति को भंग करके उसके स्थान पर शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। 1845 ईस्वी में बम्बई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज खोला गया। एल्फिस्टन कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ की गई। 1837 ईस्वी में मद्रास में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। 1841 में मद्रास में पहला कॉलेज प्रारंभ किया गया। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा निर्देश पत्र 1853 ईस्वी में कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण होना था। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में एक विस्तृत सर्वेक्षण की जरूरत महसूस की जाने लगी। अतः 1853 के चार्टर एक्ट के समय एक संसदीय समिति की नियुक्ति की गई। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करके प्रतिवेदन देना था। समिति के सुझाव के आधार पर 19 जुलाई 1854 ईस्वी को कंपनी के संचालकों ने शिक्षा नीति की घोषणा की। सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा के संबंध में विस्तृत रूप से अपने सुझाव भेजे। यह पत्र वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख बातें थी: पहला, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पूर्ववत रहे, परंतु भारतीय भाषाओं के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विकसित करने पर बल दिया गया। दूसरा, गांव में प्राइमरी वर्नाकुलर स्कूल स्थापित किए जाएं और जिले में एंग्लो वर्नाकुलर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज स्थापित किए जाएं। तीसरा, व्यक्तिगत प्रयत्नों से स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाने को प्रोत्साहित किया जाए और सरकार उनको आर्थिक अनुदान प्रदान करे। चौथा, प्रत्येक प्रांत में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या लोक शिक्षा निर्देशक के अधीन एक शिक्षा विभाग खोला जाए जो प्रांत की शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करे और उस संबंध में सरकार को प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट दे। पांचवा, लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले जाएं। छठवां, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति, एक उपकुलपति, एक सीनेट की व्यवस्था का प्रस्ताव था। ये सभी सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। सातवां, विश्वविद्यालय का कार्य परीक्षाओं का संचालन करना, विद्यार्थियों को उपाधि देना और विभिन्न प्राध्यापकों की नियुक्ति करना। आठवां, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोले जाएं।
9वां, अध्यापकों की शिक्षा के लिए अलग से ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएं। 10वां, स्त्री शिक्षा के विस्तार की व्यवस्था की जाए। वुड के सभी शिक्षा सुझावों को तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लागू करने का प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। प्रांतों में शिक्षा डायरेक्टरों की नियुक्ति की गई। सुझाव के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बैथ्यून के प्रयासों से कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई और इसका तेजी से विकास हुआ।